अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड 211 की क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम कैरी करें कोर्स ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हुए हैं, और आई होप सो आपने उसको अच्छे से कर लिया होगा। तो एक तो रिवीजन हो जाएगी क्या क्या कंसेप्ट का हो इंशाल्लाह। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट को भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत कवर करें। तो वीडियो के शुरू में मैं यही कहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप जो है ना कमेंट करके कोई चीज़ ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उन्हें हम साथ ठीक है जी। ओके जी, सबसे पहला जो सवाल है वो है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रोलेबल फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन बिजनेस। एक्सेप्ट का मतलब है कि इनमें से एक जो है ना वो नहीं है जो कंट्रोलेबल होता है, और वो कौन सा है वो हमने बताना है। ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ मार्केट जी, ये कंट्रोल में हमारे होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सिस्टम नॉलेज भी हमारे कंट्रोल में होती है, और प्रोडक्ट नॉलेज भी हमारे कंट्रोल में होती है। जो स्टेट लॉज है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, यानी अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, जब अभी हम बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं, तो बिज़नेस का जो एस्पेक्ट है या बिज़नेस का जो को विजुलाइज करते हुए एज ए बिज़नेसमैन हमने जो है ना अब इन सवालों के जवाब देने हैं। तो स्टेट के लॉज जो होते हैं, यानी पाकिस्तान में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लॉज जो है ना वो कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते एज ए बिजनेसमैन। तो ये जो एक जो चीज़ है ना वो इन फैक्टर्स में नहीं आता। आपके हैंडआउट्स में इसका जिक्र है, सर्च कर लेबल फैक्टर्स। ये रीजंस फॉर सक्सेस इन बिजनेस में कुछ फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं जिनमें स्टेट लॉ जो है वो शामिल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट यही होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वन मैन वन वोट प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन। हमारे पास ये कंपनीज की जो है ना टाइप्स दी हुई हैं, तो ये किस में अप्लाइड होता है? तो वन मैन वन वोट जो ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, और इसका मतलब ये होता है कि हर जो मेंबर होता है ना उसे इक्वल राइट होता है वोट करने का। सही है, ये आपका होता है जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका करेक्ट ऑप्शन है, और मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ आपके हैंड आउट से। ऑल मेंबर्स, ये देखें हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि ऑल मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंजॉय इक्वल राइट ऑफ वोट एंड ऑनरशिप। ठीक है, तो ईच शेयर होल्डर हैज़ ओनली वन वोट इन द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये तो चलिए डिटेल थी, लेकिन हर जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर, उससे इक्वल राइट होता है वोट करने का। ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कितने फंक्शन? मैनेजमेंट के आपके पास फंक्शन जो है ना वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। ठीक है, यानी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? टू डू थिंग्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी दिए हैं? प्लानिंग भी दिया हुआ है, कंट्रोलिंग भी दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग भी दिया हुआ है। तो ये सारे जो है ना वो क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शन। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट है डैश इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस एंड द वेज टू, ये क्वेश्चन कोटा हुआ एंड द वेज टू अचीव इट, या इन द वे टू एंड द वेज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। सही है, तो वो उसको कहते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो होता है ना वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है आपका, जिसमें अपने पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं बिजनेस के, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के, और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव करेंगे, उसका पूरा प्लान या उसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। ठीक हो गया जी। चलिए मैं आपको एक वन पेजर बिजनेस प्लान दिखा भी देता हूँ। ये मैंने सैम्पल इंटरनेट से ही जो है ना उठाया आपके लिए। तो ये एक बिजनेस प्लान है। ठीक है, इसको आप देख लें, वन पेजर ब्रीफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको ये मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट जो है ना वो पक्के हो जाए। बिजनेस प्लान के बारे में बात कहीं भी हो रही हो ना, तो आपको पता हो कि ये बिजनेस प्लान जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के जो करेक्टरिस्टिक्स है ना वो आप नोट्स में यहाँ पर शुरू में आपको दी करेक्टर एसेंशियल करेक्टर गुड बिजनेस। इसमें काफ़ी सारे आपने स्टडी कर लेना।
है। तो इसमें जो अहम चीज़ है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिल्कुल जी, बिज़नेस में रिस्क होता है, नो डाउट, ठीक। तो हमने नॉट बताना है जो करेक्टर नहीं है बिज़नेस, तो रिस्क जो होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन। हर बिज़नेस मॉनेटरी बेनिफिट्स बिल्कुल होते हैं जी। आपके पास अगर आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो आप जो है ना वो कम के लिए, बेनिफिट के लिए कर रहे होते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विस, जी बिल्कुल, आप बिज़नेस में अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, गुड्स का हैं, बेचते हैं गुड्स, सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन है ना बिज़नेस में, ये ऐसा नहीं होता कि कोई पैसे मेरे लग, ये जो है ना आपको क्या है या नहीं है तो। ओके जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अच्छा, GATT की एब्रीवेशन ये जो है ना आपने याद रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। तो ये जो होता है ना बेसिकली, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान ये एग्रीमेंट, ये मुआहदा हुआ है, ये इसलिए हुआ है ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी अगर हम यहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं किसी भी दूसरे इंटरनेशनल कंट्री से, तो उस ट्रेडिंग के दौरान जो है जो टैरिफ के जो चार्जेस हैं ना, ठीक है, उनको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। उस पे जो है ना जो टैरिफ है, टैरिफ क्या होता है इसको आपने डिटेल में देख लेना है और फिर मुझे कमेंट करके ही बताना है, ठीक है। तो टैरिफ की जो है ना उसमें रिडक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये इंटरनेशनल नेगोशिएशन, यानी जब हम इंटरनेशनली कोई सेल परचेज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो तब जो है ना इसकी जो है ना पड़ती है। सही है जी। तो ये इसका है करेक्ट ऑप्शन। और बाकी का ये है कि जो दूसरा ऑप्शन क्यों गलत है, एस्टेब्लिशिंग अ सिंगल इंटरनेशनल करेंसी, ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि तमाम करेंसीज जो है ना इसमें हम यूज़ होती हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें हम अमेरिकन के साथ कोई कर रहे हैं ना, इंटरनेशनली कोई ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे डॉलर है, यहाँ पाकिस्तान है। अगर हम किसी और मुल्क के साथ जिसकी करेंसी अदर दैन डॉलर होगी, तो उसमें भी जो है ना ये जो एग्रीमेंट है ये काम ठीक होगी जी। कन्वर्टिंग टैरिफ्स टू इम्पोर्ट कोटास, टैरिफ और कोटास जो है वो एक ही मीनिंग में आते हैं, यहाँ पे आप देख लें। तो ये कन्वर्टिंग का वन ऑफ द ऑप्शन भी गलत है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टैरिफ रिडक्शन थ्रू इंटरनेशनल नेगो। ओके जी, नेक्स्ट है जी, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी undertaken with a motive of earning profit by satisfy economic activity includes the activities with the motive of। अच्छा, ये ज़रा कोई लंबा से ही है जो कन्फ्यूजन है इसमें, ये कुछ कटा भी हुआ है। तो बेसिक जो इसमें बात है, जो मोटिव होता है बिज़नेस का, बिज़नेस तब बिज़नेस कहलाता है जब हम उसे पैसा कमाने के लिए या प्रॉफिट गेन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो बिज़नेस तभी बिज़नेस है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। ना कि हमने किसी को इंसाफ दिलाना होता है माशरे में, जो मतलब प्राइमरी उसका मोटिव होता है, ना हमने जो बेनिफिट्स है वो कलेक्टिवली जो है ना वो क्या है गेन करना होता है, ना जो है ना वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई बंदा बिजनेस करता है। बिजनेस हमेशा जो है ना वो अर्निंग प्रॉफिट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं द मोटिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, अदरवाइज इट विल नॉट बी टर्म्ड एज बिजनेस, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटर्मिन्स द साइज ऑफ अ नेशंस सप्लाई ऑफ मनी। तो वो होता है जी मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी यहाँ पे ये आपके हैंडआउट्स में इसको देख लें आप, यहाँ से मैं आपको एक तो वेरीफाई करवा रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी दैट डिटर्मिन द साइज ऑफ अ नेशन पॉलिसी, ये होती है मॉनिटरी पॉलिसी। और फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो डिटरमिन करती हैं कि हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड स्पेंड इट्स रेवेन्यू, कि गवर्नमेंट खुद जो है वो कैसे जो रेवेन्यू है उससे कलेक्ट करेगी और एक्सपेंसेस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और तीसरी जो पॉलिसी इकोनॉमिकल जो है गवर्नमेंट की, वो होती है स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी जो होती है इसमें फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों जो है ना वो उसको साथ लेके चला जाता है, और इसका मकसद जो होता है वो ये होता है कि उस गोल इज़ टू स्मूथ आउट फ्लक्चुएशंस इन आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू स्टेबलाइज प्राइसेस।
इसमें एक तो रोज़गार बेरोज़गारी के एलिमेंट को भी मद्देनज़र रखा जाता है, और इसके अलावा जो प्राइसेस जो महंगाई होती है ना, या महंगाई कम होती है वगैरह, तो ये जो सारी पॉलिसी जो हैं वो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के अंदर आती। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमने जो करेक्ट आंसर हमारा हमने पढ़ लिया, इसमें हम देखते हैं कि जो मॉनेटरी सप्लाई है ये क्या चीज़ होती है। समझने की बात है, मॉनेटरी सप्लाई जो है ना बेसिकली आपकी वो टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी होती है। हमारी करेंसी है रुपी, तो वो टोटल अमाउंट ऑफ रुपी होगी, या दूसरे जो एसेट्स हमारे मौजूद है पाकिस्तान में, ठीक है। तो वो एक इकोनॉमिकल जो ईयर होता है या इकोनॉमिकल गिवन टाइम होता है, उसके दौरान कितनी जो करेंसी है वो क्या होगी, सर्कुलेट होगी। तो ये चीज़ जो है ना बेसिकली आता है मॉनिटरी। हो गया जी। तो मॉनिटरी सप्लाई जो है वो इस चीज़ का आपके सामने, इसको मजीद भी आपने देख लेना है। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इम्पोजेज लिमिट्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कैन बी इम्पोर्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए, मेरी कोशिश ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में, तो जो चीज़ समझ नहीं आई पूछें, और दूसरा ये है कि अगर समझ आ जाती है तब भी हमें बताएं, ठीक है। लाइक करें, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने बाकी जितने के साथ, ठीक है। तो वो जो लिमिट लगाते हैं ना किसी भी चीज़ पे, कि उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जो है ना वो क्या हो सकती है, उसकी अब तिजारत हो सकती है, ठीक है, या इंपोर्ट हो सकती है। तो वो जो क्वांटिटी सेट होती है ना उसको कहते हैं कोटा। क्या कहते हैं? कोटा। तो कोटा इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अब आप देख लेते हैं कि टैरिफ क्या होता है और एम्बार्गो, ये दोनों क्या चीज़ें। टैरिफ बेसिकली क्या चीज़ होती है? टैरिफ वो टैक्सेस होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट उन चीज़ों पे लगाती है जो बेसिकली क्या हो रही होती है, इंपोर्ट हो रही होती है, सही है, ये टैक्सेस होते हैं। कोटा एक लिमिट होती है कि वो चीज़ कितनी तादाद में जो है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंपोर्ट हो सकती है। और एम्बार्गो जो है वो क्या चीज़ होती है? एम्बार्गो किसी भी एक चीज़ का दूसरी कंट्री में उसका जो ट्रेड है उस पर जो बैन लगता है ना उस चीज़ पे, वो एम्बार्गो के ज़ुमरे में आती है। ठीक हो गया जी। कि यहाँ से इस कंट्री से दूसरी कंट्री जो है आप ये चीज़ नहीं भेज सकते, इसकी तजारत आप नहीं कर सकते। तो इस पर बहुत सारी कंडीशंस और जो रूल्स वगैरह हैं वो लागू होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन तीनों में। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉजिकल सही है। अब मार्केट सर्वे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स यू, मार्केट सर्वे हमें क्या क्या बात बताता है, ये हम देख लेते हैं इसमें। हाउ मच द कस्टमर विल पे फॉर द प्रोडक्ट, बिल्कुल ये चीज़ भी हमारे नज़र में आती है कि लोग कितने की चीज़ें जो है ना वो ख़रीद रहे हैं। उसके अलावा हाउ मैनी एंड वट टाइप्स ऑफ पीपल आर शॉपिंग एट अ स्टोर, बिल्कुल ये चीज़ भी मार्केट सर्वे के ज़ुमरे में आती हैं। और वट द कस्टमर विल बाय, और कस्टमर क्या चीज़ ख़रीदने में ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टेड है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये मार्केट सर्वे से हमें मालूम हो सकती हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है जी, डैश आर द एबिलिटीज टू थिंक इन द एब्स्ट्रैक्ट, डायग्नोज एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस एंड सी बियॉन्ड द प्रेजेंट सिचुएशन टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये आपकी सोशल स्किल्स नहीं होती, ये आप रॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ था जिनके कैप्चर लिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है जी कंसेप्चुअल स्किल्स। आपके हैंड आउट से करवा देता हूँ। सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए हम ये देख लेते हैं कि बेसिक मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो 3 टाइप की यहाँ पे हमें बताई हुई हैं, ठीक है। या आप वेरीफाई कर लें, ठीक है। ये जो आपका पिछला सवाल है सिर्फ मैं अभी आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ इन तीनों से। तो टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं? मैनेजमेंट में ऐसी स्किल्स जो आप किसी स्पेशलाइज्ड टास्क या कोई एक ऐसा कोई ख़ास काम है जो आप करने जा रहे हैं, तो उसकी जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो आपको खिलाती हैं टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। और दूसरा कि आप अपने आसपास के लोगों से उनसे कैसे बिहेव करते हैं या उनसे कैसे जो है ना आप ताल्लुक़ कायम रखते हैं, ताकि मैनेजमेंट जो है इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट को क्या किया जा सके, वो यकीनी बनाया जा सके, ठीक है। ऐसी जो स्किल्स है ना वो ह्यूमन रिलेशनल स्किल्स होते हैं जिसमें ताल्लुक़ की बात आ जाती है। और कंसेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो ऐसी स्किल्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। जो क्वेश्चन था हमारा
ये ऐसी स्किल होती है ना कि जो आपकी कंपनी है या आपका एक कारोबार है, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आगे की प्लानिंग करना, ठीक है? और आगे की जो प्लानिंग है उसको जो है ना ऐसे तरीके से करना कि मार्केट में नई चीज़ ले, सही है? या कोई नया ट्रेंड चलाना, तो ये कंसेप्चुअल स्किल्स में ठीक है जी। ये तो गो थ्रू हमने कर लिया, सब्जेक्टिव पार्ट भी आपका कवर हो गया होगा। जी नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी वो होता है जो किसी फ्रेंचाइज से ना कोई भी, ये यूँ कहें कि किसी भी बिजनेस से जो है ना लाइसेंस लिया और उसे रिप्रेजेंट किया, सही है? कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे मोबाइल फ़ोन की टेलेनॉर है, टेलेनॉर से जो है ना उन्होंने क्या किया कि एक लाइसेंस लिया और उसकी एक फ्रेंचाइज खोली, तो वो टेलेनॉर की जो है ना फ्रेंचाइजी हो गए, फ्रेंचाइजी हो गए, ठीक हो गया। अब वो जो फ्रेंचाइजी है उसको जब प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि आप क्या करने लगे हैं, उसका सर्वे करने लगे हैं कि आपने कौन सी फ्रेंचाइज खोलनी है, वो किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। आपको टारगेट करना पड़ेगा फ्रेंचाइजर, कि आपने चूज़ किसे करना है, आपने किसे रिप्रेजेंट करना है। ना आपको प्रोडक्ट लाइन का उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ना आपने कोई स्टार्टअप कॉस्ट को इन्वेस्टिगेट करना है, ना कोई फ़ी को आपने इन्वेस्टिगेट करना है। डायरेक्ट आपने फ्रेंचाइजर को कौन सी जो फ्रेंचाइजर हैं वो मार्केट में अप जा रहे हैं, फिर आपको क्या होता है, जस्ट आपने उनसे करना है और अल्लाह खैर सल्ला बस आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें जो बाकी सारे मामलात होते हैं ना, वो फ्रेंचाइज़र खुद देख रहा होता है, यानी वो उनकी वो प्रोडक्ट पे जितना काम है वो फ्रेंचाइज़र कर रहा होता है और फ्रेंचाइजी जो है वो जस्ट उन्हें रिप्रेजेंट कर। जी, तो नेक्स्ट है जी, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स आर इंटरेस्टेड इन डेमोग्राफिक्स एट्रीब्यूट्स टू डिटरमिन, यानी डेमोग्राफिक्स एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं आपके डेमोग्राफिक्स में, आपके आ जाते हैं एज आ जाती है, जेंडर, इनकम, रेस, ऑक्यूपेशन एंड ग्रुप। वो क्यों ये एट्रीब्यूट्स जो हैं इन पे अगर कोई इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? ताकि वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकें कि डिमांड पैटर्न्स जो है ना वो क्या है, ठीक है? डिमांड पैटर्न्स का मतलब ये है किसी चीज़ वो इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे जो है ना वो कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है। ये इसका करेक्ट है। जी, तो नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस में ये तीनों ही आएंगे, लेकिन इसमें एक ही जो लिमिटेड एबिलिटी एंड लायबिलिटी है ना, ये मेरे ख्याल से अनलिमिटेड होना चाहिए था, शायद टाइपो मिस्टेक हो, लेकिन ये दोनों जो है ना इसमें होते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है और रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होता है, ठीक है? लिमिटेड लायबिलिटी ज़रा मुझे ये खटक रहा है, आपने इसको चेक करके मुझे बताना है, ठीक है? यहाँ पे अनलिमिटेड होना चाहिए था कि नहीं, अपने हैंड आउट से आपने चेक। लेकिन अभी के लिए जो भी है, ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना आपका, वो जो अभी इस वक्त जो जा रहा है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, दोज कंट्रीज वेयर पीपल आर अर्निंग बिलो US डॉलर 765 आर नाउन एज, ठीक है? तो वो कौन से कहलाते हैं वो आप यहाँ पे देख लें, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दोज कंट्रीज वेयर पीपल आर अर्निंग बिलो US डॉलर 765 आर द लोअर इनकम कंट्रीज, लोअर इनकम कंट्रीज। जी, तो नेक्स्ट है जी, ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रिम्यूनरेशन फिक्स्ड एट दी डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं होगा, ये इसका रॉन्ग ऑप्शन है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है? आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ करें, यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही थी, इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है? और इसमें जो है ना कुछ इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बता, अगर आप नीचे आके देखें तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स जो है ना वो होती है इस मीटिंग में, होती है एनुअल जनरल मीटिंग में होती है। ओके जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में ना आपकी इनकम भी कंसिडर होती है कि आदमी की इनकम कितनी है, जो हमारा टारगेट हमारी हो सकता है कस्टमर, उसकी एजुकेशन लेवल कितनी है और वो कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक में आती हैं, ठीक है? तो अभी के लिए चूँकि हमें वो चीज़ चाहिए जो नहीं है उसके एट्रीब्यूट में, तो ये तीनों तो उसमें मौजूद है ना, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है ना, ये जो है ना इसके अंदर, तो आपके हैंडआउट से वेरीफाई भी करवा देता हूँ।
डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में जो 3 चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं वो मौजूद होती हैं। चौथी चीज़ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इसमें नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज ईजीएस्ट डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि कारोबार ख़त्म कर देना। सबसे आसानी से कारोबार कौन से जो है ना बिजनेस में ख़त्म हो सकता है। पार्टनरशिप में बंदे इन्वॉल्व होते हैं, नो। तो प्रोपर्टीशिप में यस, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बंदे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सोल प्रोपर्टीशिप यानी अगर आप अकेले कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो जितनी जल्दी जितनी आसानी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको ख़त्म करना भी उतना ही आसान होता है क्योंकि ऑनर एक ही होता है, ठीक है, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके जी, नेक्स्ट है जी, स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का जब ऐलान हो जाए ना कि स्टार्ट होने लगा है, ये मीटिंग जो है ये कितने अरसे के दौरान जो है ना हो जानी चाहिए और ये मस्ट है। ये हम इसमें देख लेते हैं जी। ये इसके आपके हैंडआउट्स में आपको करा रहा हूँ, इसके हेड में आप देखें अगर, तो ये आ गया है कि ये मीटिंग जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months एंड नॉट मोर देन 6 months, यानी 3 महीने से पहले नहीं होनी चाहिए और 6 महीने के बाद नहीं, यानी 3 से 6 महीने के दौरान, 6 महीने के दौरान करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट है जी, इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट आर कंट्रोलेबल आर कॉल्ड। तो इन्वायरमेंटल फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक होती है इंटरनल फोर्सेस और एक होती है एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो जो कंट्रोल हो सकती हैं ना, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं वो होती है इंटरनल फोर्सेस, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो होती हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। आपके हैंडआउट्स में आपको दिखाता हूँ। एक्सटर्नल फोर्सेस आर द फैक्टर्स दैट आर फाउंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दीज फैक्टर्स आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल फोर्सेस वो हमारे कंट्रोल नहीं होती, इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं कंट्रोल। ओके जी, द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ओके जी, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपके हैंडआउट्स भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, सही। ओके जी। ओके जी, अ मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात यहाँ पे होती है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जो ओनर की लायबिलिटी होती है ना वो लिमिटेड होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन आप इसके एडवांटेजेस में देख लें, ये आ गया जी, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर। क्लियर हो गया जी। जी, तो नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स एग्जिस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हम जाते हैं जी, ये देखें बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, और इसमें यहाँ पे आगे इकोनॉमिक डिफरेंसेस, ठीक है, ये आप देख लें कौन कौन से हैं। इसमें एक तो पर कैपिटल इनकम जो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल जब हम बात कर रहे होते हैं ना ट्रेड की, तो उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम भी डिफरेंट होते हैं, और हर जो खत्ते के लोग होते हैं उनकी प्रेफरेंस भी जो होती है ना वो क्या होती है अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो क्या होती हैं चेंज होती हैं। तो ये इसके आ गया प्रेफरेंस वाला, ये हो गया जी। इसके अलावा डिफरेंस पर कैपिटा इनकम वाला भी, और ये आ गया डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है कि कौन से जो है इसमें शामिल, कौन सा ऐसा एक है जो एक्सेप्ट है, यानी जो इन तीनों में नहीं आता, तो वो ये वाला है, ठीक, डिफरेंट इन्वायरमेंट वाला। इन्वायरमेंट का जो है ना वो कोई लेना देना नहीं होता इकोनॉमिक डिफरेंसेस में, ट्रेड की बात कर रहे होते हैं। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ अ न्यू बिजनेस। जब एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कौन सा फैक्टर है, देखिए तो ऑल ऑफ द गिवन इसने दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना आपको जो फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक तो कॉम्पिटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये होता है जी बिल्कुल, और मार्केट का नॉलेज भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं। स्टेट लॉज जो है उनकी मतलब जब को होना चाहिए इलम, जब आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो ये तीनों जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। और ये स्टेट लॉज जो है ना ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये नॉलेज ऑफ मार्केट और कॉम्पिटेंस, और इसके अलावा तीसरी चीज़ थी आपके स्टेट लॉज। तो ये किसी भी बिज़नेस को जब आप कोई नया बिज़नेस होता है तो उसकी सक्सेस में जो है ना उसका ये अहम फैक्टर्स हैं। ये वैसे हैं तो 7, लेकिन ये 3 आपके उसमें हुए थे ना। जी, ओके जी, नेक्स्ट है, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इज कॉल्ड।
वो कहते हैं जी इंडिपेंडेंट एजेंट। ये आपको मैं दिखा दिया है जी। तो इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना वो बिजनेस की टाइप नहीं है, हमने वो करना है। कंपनी भी होती है, उसके अलावा पार्टनरशिप भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं। ये जो है ना ये इसके अंदर नहीं हो, ठीक है, सोल क्रिएटरशिप। जी नेक्स्ट है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में एक तो प्लानिंग भी होती है, ठीक है, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग भी होती है और कंट्रोलिंग भी होती है। ये एडवर्टाइजिंग जो है ना ये मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, सही, ये नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो ये होगा कि वो पूछ रहे हैं एक्सेप्ट जो नहीं है, ठीक है। तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये एडवर्टाइजिंग होगा, सही है, एडवर्टाइजिंग आपका करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों जो है ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के प्रोसेस में होते हैं। नेक्स्ट है जी, पॉलिटिकल बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड्स, इसमें कोटास भी आते हैं, टैरिफ्स भी आते हैं, ठीक है। नन ऑफ द ऑप्शन जो है ना इसका ऑप्शन नहीं होगा। और ऑल ऑफ द गिवन यहाँ पे वैसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चलें चूँकि दोनों इंक्लूड है इसके अंदर, तो ऑल ऑफ द गिवन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लॉजिकल है प्रॉब्लम, क्योंकि कोटास भी जो है ना वो और टैरिफ्स, ये दोनों जो है ना गवर्नमेंट जो होती है इसको डिसाइड करती है। इसके बारे में ऊपर पढ़ भी आए हैं, ठीक है। ये टैरिफ क्या होता है और कोटास क्या होती हैं, ये दोनों जो है ना इनका गवर्नमेंट का जो है ना या पॉलिटिकल जो होता है बैरियर्स, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व। ओके जी नेक्स्ट है जी, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम्स टू गैदर ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन का लफ्ज़ आ गया ना, इन्फॉर्मेशन से मुतल्लिक जो भी काम होता है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स करते हैं। आपके हैंड आउट से भी आप इसको हो गया जी। ओके जी नेक्स्ट लॉजिकल आपका सवाल है, बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल। बिजनेस जो है वो लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाता है? बाय प्रोवाइडिंग देम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज, यस। लेस नंबर ऑफ सर्विसेज, नो। सब स्टैंडर्ड यानी घटिया चीज़ें, नो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी? लार्ज नंबर ऑफ सर्विस। जी नेक्स्ट है जी, टू थिंक अबाउट बेनिफिट द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये वेरीफाई भी करवा देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अ कॉर्पोरेट सोसाइटी। कॉर्पोरेट में सारे मिलके काम कर रहे होते हैं ना, तो म्यूचुअल कॉपरेशन भी होती है, ठीक है, ओपन मेंबरशिप भी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी हो जाती है, लेकिन मोनोपोली नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा मोनोपोली, ठीक है जी। ओके जी, issuance issuing shares and debentures belong to the what of the company। तो कंपनी जब स्टार्ट होती है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी की आप बात होती है, तो उसमें काफ़ी स्टेजेस होती हैं। उसमें जो जो स्टेज होती है ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन की, ठीक है, इस स्टेज में जो है ना ये जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स है ना, ये क्या होते हैं, इशू होते हैं। ये देखिए ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें तो ये देखें, बाय इशूइंग शेयर्स एंड बाय इशूइंग डिबेंचर्स, ये इसके अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमिन्स द साइज ऑफ अ नेशन सप्लाई ऑफ मनी। ये है मॉनेटरी पॉलिसी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके जी, विच मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट वंस इन 3 months, एट लीस्ट वंस इन 3 months एंड एट लीस्ट 4 times इन अ ईयर। तो डायरेक्टर्स मीटिंग जो है ना वो ये उसकी बात हो रही है। डायरेक्टर्स मीटिंग जो है ना वो कम अज़ कम जो है ना 3 महीनों में एक दफ़ा होनी चाहिए और साल में एटलीस्ट 4 दफ़ा होनी चाहिए जी। जी नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए ना सिर्फ कंपनी का लफ्ज़ भी यूज़ होता है, ठीक है, या आपने कंफ्यूज नहीं होना। कंपनी का लफ्ज़ भी इसके लिए क्या होता है, यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देखें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो इसको करेक्ट ऑप्शन दोगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इसमें है कि अ डॉक्यूमेंट इंडिकेटिंग नेम एड्रेस ऑब्जेक्ट्स प्राइस कैपिटल एक्सेट्रा ऑफ अ कंपनी। जी नेक्स्ट है जी, स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन, ये हम कर चुके हैं, 3 months 6 महीने के दरमियान, पहले नहीं होनी चाहिए और 6 के बाद नहीं होनी चाहिए, सही है जी। और कब? जब कमिटमेंट ऑफ बिजनेस हो जाए, कि बिजनेस की डेट अनाउंस हो जाए कि
भाई बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, डैश इज़ अ काइंड ऑफ लोन विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। हम मार्केट से जब हम लोन लेते हैं ना, ये जो तो हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही है, तो डिबेंचर जो हम इशू करते हैं ना, तो वो इशू इसलिए करते हैं, ये वेरीफाइड करते हैं कि आप जो लोन हमें दे रहे हैं वो हमें हम वो आपको वापस करने के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। तो ये डिबेंचर हम इशू कर देते हैं और इस डिबेंचर की बेस पे जो है ना वो लोन हमें फ्राहम कर देते हैं, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को। जबकि शेयर जो है वो उससे डिफरेंट होता है। शेयर में ये होता है कि हम पैसे ले लेते हैं और उसे बाकायदा जो है ना वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं। शेयर्स मतलब आपको पता ही होगा कि वो हिस्सेदार हो जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, ठीक है। डिबेंचर्स जो होता है, जो हिस्सेदार नहीं बनना चाहता लेकिन लोन लोन दे देता है कंपनी को, तो वो उसे डिबेंचर इशू होता है, और जो हिस्सेदार बनना चाहता है उसे शेयर इशू होता है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब है फैलना, जल्दी से परवान चढ़ना। इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट, तो कौन से बिज़नेस में डिफ़िकल्ट होता है? पार्टनरशिप में तो बंदे ज़्यादा होते हैं तो के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी यही सूरत हाल है। लेकिन जो आप अकेला जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। उसका एक्सपेंशन जो है ना वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, काफ़ी मेहनत दरकार होती है उसमें। पेंशन जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है ना वो आपकी सोल जो प्रोप्राइटरशिप है ना उसी, ठीक है। आखिरी ये है जी हमारा आज का एमसीक्यू, वो ये है कि एट द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर्स वो होते हैं जो बिल्कुल पॉलिसियाँ बनाने वाले, जो सबसे ऊपर बैठे होते हैं ना, वो लोग होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के, किसी बिजनेस के, तो उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं देख लेते हैं जी। एक आध इदारा है, उसका चेयरमैन है, ड्यूटीज़ क्या होंगी देख लेते हैं जी। उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी? सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ। नो जी, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। हमने एक्सेप्ट का बताना है, ठीक है। तो ये मुझे तो यही वाला ठीक लग रहा है, ठीक है। ये ड्यूटी उनकी बिल्कुल भी नहीं होती। ड्यूटी होती है कि वो पॉलिसी बनाते हैं, बिल्कुल। और ये ड्यूटी होती है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें सेट करना होता है, डिटरमिन करना होता है, गोल सेट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन करेगी क्या। और इसके अलावा रिप्रेजेंट द कंपनी ऑफ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल वो जो कंपनी होती है ना उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दूसरे ममालिक में जाके, सही है। जो चेयरमैन या जो अप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, तो सुपरवाइजिंग बिल्कुल नहीं करते। उसके लिए जो मिडल लेवल या लो लेवल के जो मैनेजर्स हैं ना वो ये काम करते हैं। तो ये थी हमारी MGT 211 इंट्रो बिजनेस की कुछ की तैयारी। आखिरी MCQ के साथ हमारी ये वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती, होती है कहीं पे आप को लग रहा है मेरी जो राय है उसके ख़िलाफ़ है, कोई बात है, या आप जो है ना कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर, कोई चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी तरह की और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में